नमस्कार, मैं कमर गाजी। आप देख रहे हैं नव भारत नव राष्ट्र। मेरे साथ बैठे हैं अखिल भारतीय सिंधु समाज के प्रदेश महासचिव महेश सुब्रमण्य जी। महेश सुब्रमण्य जी, आपसे एक सवाल है कि उल्लासनगर महाराष्ट्र में एक ऐसा शहर है जहां सिंधी समाज के लोग अधिकतर रहते हैं। तो सिंधी समाज अखंड भारत के विभाजन के बाद में यहाँ आके बसा है। तो सिंधी समाज ने इस क्षेत्र में अपने बुजुर्गों ने किस तरह शहर का विकास किया, अपने समाज को आगे बढ़ाया, इस संदर्भ में आप थोड़ी सी प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं नव राष्ट्र और नव भारत के इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आभार भी मानता हूँ कि सिंधी समाज के बारे में आपने एक सोच रखी और उस बारे में आपने बात की, क्योंकि जब भी विभाजन के समय ये कल्याण कैंप से नाम से जाना जाता था उल्लासनगर, और इस कैंप में 5 कैंप थे जहाँ पर मिलिट्री कैंप थी, यहाँ पर मिलिट्री के कैंप थी। हमें वहाँ पर उस बैरकों में रहने के लिए जगह मिली। उस समय की सरकार ने हमको, उस समय के गवर्नर ने हमको यहाँ पर रहने के लिए जगह दी थी। जो बाद में ऐसा परिस्थिति थी कि वहाँ पर जंगल थे, आजू बाजू में कोई डेवलपमेंट नहीं थी, सांप बिच्छू या सुअर जैसे जानवर या बहुत से ऐसे थे जो पूरा जंगल जैसा एरिया था ये पूरा। उसको हमारे समाज के लोगों ने जब भी वहाँ पर अपना आशियाना बनाया तो हम लोगों ने आस्ते आस्ते अपने कर्म से हम लोगों ने एक पुरुषार्थ से हम लोगों ने घर घर जाके गोली बिस्किट बेचना, पापड़ बना के बेचना और बहुत से ऐसे घरेलू वस्तुएं थी। कुछ लोगों ने हाथ गाड़ी रेडियां निकाल कर कहीं पर नाश्ते की रेडियां लगाई, कुछ लोग ट्रेन में कंघी बेचते थे, कुछ चूड़ियाँ बेचते थे। ऐसे करके हम लोगों ने अपना जीवन का नए जीवन का जो सफ़र है वो हमारे बुजुर्गों ने ये चालू किया था। आज ये लंबा सफ़र तय कर हमारा समाज आज परमार्थी बना है, पुरुषार्थी बना है। और आज इस उल्लासनगर में मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ये हमारे उल्लासनगर को आज एक छोटी सिंध के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इस उल्लासनगर में आज सबसे ज़्यादा गौशालाएं, सबसे ज़्यादा धर्मशालाएं, सबसे ज़्यादा संतों की जो यहाँ पर आश्रम्स हैं। क्योंकि जब भी विभाजन के समय हमारे पास 2 ही विकल्प थे, हमें अदला बदली में यहाँ भेजा गया था कि मुस्लिम वहाँ रहें और हिंदू यहाँ आए। अखंड भारत का जब भी 2 विभाजन हुआ था। आज हम पाकिस्तान से आए हुए नहीं हैं, ये गलतफहमी है लोगों में और ये कहते हैं, वो हमें बहुत ही दुख होता है उस चीज़ के लिए कि हम पाकिस्तान से आए। हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम अखंड भारत के एक हिस्से में थे। जब भी हमारे पास ये कहा गया कि या तो आप मुस्लिम बनकर वहाँ रहो, धर्म अपना स्वीकार करो, या आप छोड़ दो उसको जिसका नाम पाकिस्तान उन्होंने दिया था। हम लोगों ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपना घर, अपना मकान, अपने पैसे, अपनी जो भी चीज़ें थी सब हम लोगों ने वहाँ पर छोड़ के, कुछ लोग तो नहीं पहुँच पाए जो बाद में आस्ते आस्ते आए, लेकिन जो उस समय आए मतलब इतनी तकलीफों आए, कितने लोग वहाँ पर मरे, कितने लोगों ने बहुत से बिछोड़े हुए, कोई कहाँ जाके मिला, कुछ सालों बाद में मिले। ऐसी चीज़ें जो हुई हैं वो है हमारे समाज पे जो बीती है, वो एक अलग ही चीज़ है। मैं जो ऐसा कह सकता हूँ कि कश्मीर फाइल्स बनी है ना, तो एक सिंधी फाइल्स भी बननी चाहिए, एक सिंधी फाइल भी बननी चाहिए। आप सरकार के माध्यम से क्या चाहते हैं? सिंधी समाज की सरकार ने खास करके उल्लासनगर सिंधी समाज की लोक कला, लोक संस्कृति, पुरानी परंपराओं के लिए कुछ करना चाहिए क्या? देखिए, आज केंद्र में एनसीपी सेल है
नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन जो लैंग्वेज का जो उनका है वो उस द्वारा भी हमारा पूरे देश में काम होता है। महाराष्ट्र में सिंधी साहित्य अकादमी थी जो हमारे सिंधी समाज की संस्कृति, बोली और हमारे सामाजिक कार्य के लिए कुछ फंड देते थे। अभी उसका पुनर्गठन नहीं हुआ है। हमने हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से हमने निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी ये समिति गठित कर सिंधी साहित्य अकादमी की और पूरे महाराष्ट्र में हम अपना समाज के हित के कार्य और अपने संस्कृति के बढ़ावा देने के कार्य को हम कर सके, ये हमने निवेदन किया है। लेकिन मैं काजी जी एक बात गर्व से कहूँगा कि आज उल्लासनगर को बनाने में, उल्लासनगर को आगे बढ़ाने में, उल्लासनगर के विकास में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार दिया है। आज हमारा उल्लासनगर सर्वधर्म सर्वभाव के हिसाब से सभी प्रांत के लोग यहाँ पर बेखौफ, निडर और एकदम सभ्रांत तरीके से रहते हैं। और ये हमारे इस शहर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे शहर में दंगा नहीं होता। ऐसे हम लोग मिलजुल कर रहने वाले उल्लासनगर के लोग हैं और हम लोगों ने जो जीवन और उपार्जन के लिए किसी भी प्रांत से अगर कोई यहाँ पर आदमी आता है वो भूखा नहीं सोता है, ये शहर की खासियत है। सर, देश की आज़ादी में सिंधी समाज के कई लोगों ने अपनी आहुति दी, अपने प्राणों की न्यौछावर किया है, तो उसमें से उल्लासनगर के भी कभी महापुरुष रहे जो अखंड भारत के बाद में यहाँ आके बसे हैं, तो उस संदर्भ में थोड़ी सी अब जरा प्रकाश डालिए कि उसमें से कौन महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सचमुच हमारे लिए गर्व की बात है कि सिंधी समाज ने भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसमें सबसे ऊपर हमारे शहीद हेमू कालानी जी का नाम आता है, जिसका आज की तारीख में संसद में एक बहुत ही भव्य आकृति और वहाँ पर उनका रखा गया है जो वहाँ पर। और हम लोग भारतीय सिंधु सभा की ओर से पूरे देश में हम लोग शहीद हेमू कालानी शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। उनको 100 साल पूरे हो रहे हैं। उनकी अल्पायु में ही मृत्यु हुई थी, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ में कि उन्होंने कभी भी, जब भी उनको यातनाएं दी गई पकड़ने के बाद में, तो उन्होंने कोई किसी का साथी का नाम नहीं लिया। तो उसको पूछ रहे थे तुम्हारे साथी का नाम बताओ, तो उस समय उन्होंने वहाँ से एक रेल गुजरने वाली थी उस प्रांत से जहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पर इन्होंने उस रेल को उड़ाने के लिए बम बिछाए थे। तो वो पकड़े गए तो उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथी ये पकड़ और पाना है, मैं अकेला ही जो भी किया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, आप मुझे जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। तो बहुत जो यातनाएं दी गई। लेकिन हम लोग अभी भोपाल में 31 मार्च को भारतीय सिंधु सभा की ओर से पूरे देश के लोगों को हम लोग वहाँ पर निमंत्रित किया है। भव्य रूप से हम लोग इस शताब्दी वर्ष को मनाकर 31 मार्च को हम लोग उनकी समाप्ति कर रहे हैं। और आपके चैनल द्वारा मैं सभी सिंधी समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि भोपाल में 31 मार्च को आप वहाँ पर जरूर आएँ और इस शताब्दी समारोह में शामिल होकर सिंधी होने का गर्व प्राप्त करें और अपने समाज के प्रति समर्पित रहें।